मॉर्निंग बच्चों, सबको प्रातःकालीन नमस्कार। तो बच्चों आप ये देख रहे हो कि आज क्या है, 1 अप्रैल। आज बच्चों 1 अप्रैल है और अब आपका टाइम टेबल थोड़ा चेंज हो गया है। ये कालांश जो आपका कब आता था, ये पीरियड बच्चों दोपहर में आता था ना, तो इसी टाइम आया करेगा अभी, ठीक है। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे इंग्लिश की हमारी बुक है, तो इसमें देखो कितने चैप्टर कहां से कहां तक पढ़ते हुए हम आ गए। तो ये देखो बच्चों, देखो एक तो पहला चैप्टर कौन सा था, द फन दे हैड, रोड नॉट टेकन वगैरह वगैरह सारे चैप्टर तो बच्चों आपके हो गए हैं, है ना। तो अब इसमें एक पोयम और है देखो पीछे, ये शायद स्टडी के लिए ही है। देखो क्या लिखा, रीड एंड एंजॉय। तो बच्चों शेक्सपियर की कविता है रीड एंड एंजॉय। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये कविता सिर्फ पढ़ने के लिए और मनोरंजन करने के लिए है, ये सिलेबस में नहीं है, परीक्षा में इससे कोई सवाल नहीं आएंगे। तो ये परीक्षा में इससे कोई सवाल नहीं आएंगे, इसलिए अपन इसको क्या है पढ़ लेंगे, है ना। बाद में पढ़ेंगे जब अपने पास टाइम होगा तब। अभी आगे वाला इफ आई वर यू। तो 9th वाले बच्चे खास तौर पे इस बात की परवाह न करें कि कौन सा पार्ट हटाया है, कौन सा घटाया है, कौन सा बढ़ाया है, क्योंकि परीक्षा में तो बच्चों आपको उन्हीं के जवाब देने हैं जो आपके सिलेबस में इस बार रखे गए हैं। लेकिन बच्चों अगर ये कोरोना की प्रॉब्लम नहीं होती तो चैप्टर्स तो सारे ही पढ़ने पड़ते हैं। और दूसरी एक बात और है कि परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ये सिलेबस जो डिजाइन किया गया है ये बच्चों आपके आप में एक निश्चित अनुपात में जो नॉलेज या जो ज्ञान है वो ज्ञान आप में आ सके, उस उद्देश्य से इस सिलेबस को डिजाइन किया गया है। तो आपातकालीन परिस्थिति की वजह से कोई चैप्टर अगर डिलीट भी है तो भी अपने को उसको पढ़ना अगर हमारे पास समय है तो ठीक है। तो इफ आई वर यू, तो बच्चों ये सेंटेंस के साथ जरा देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है जी, अगर मैं आपकी जगह होता, इफ आई वर एट योर प्लेस, इफ आई वर इन योर प्लेस, अर्थात अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता। ऐसा बच्चों ये पाठ है। और पाठ क्या है बच्चों, इसको आप ये देखो कि एक प्रकार का छोटा नाटक है ये बच्चों स्मॉल ड्रामा है। तो इस स्मॉल ड्रामा में क्या होता है कि इसकी कहानी हम बताएंगे आपको। इसमें बच्चों एक होता है जेराल्ड नाम का एक आदमी है। देखो ये एक आदमी है जेराल्ड, ठीक है बच्चों। ये अच्छा भला आदमी है। काम क्या करता है, ये छोटा मोटा बच्चों क्या है, लेखक है। तो ही राइट्स प्लीज, अर्थात वो क्या लिखता है, प्ले लिखता है। तो बच्चों जो प्ले होता है ये क्या होता है, प्ले एक प्रकार का ड्रामा ही होता है, लेकिन ड्रामा थोड़ा बड़ा होता है और प्ले का आकार क्या है, थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, ये ड्रामेटिस्ट है। ये बच्चों एक प्ले राइट है। क्या है, PLAYWRIGHT, जानते हो, प्ले राइट। तो प्ले राइटर नहीं बोला मैंने बोला प्ले राइट, पर उसका मतलब यही है, एक प्रकार का नाटककार है, नाटक वगैरह रचता है। और कहां रहता है बच्चों, ही ड्वेल्स और ही लिव्स इन ए लॉनली कॉटेज। लॉनली कॉटेज का मतलब जानते हो, ये बच्चों बिल्कुल एकांत में कोई कॉटेज है, कोई कुटिया है, कोई छोटा सा घर है, उसमें ये आराम से रहता है। और ये बच्चों क्या कर रहा है, जब आपका प्ले जब स्टार्ट होगा तो एज द कर्टेन राइजेज, जो ही पर्दा उठता है तो बच्चों यू विल वॉच, यू विल सी जेराल्ड आउटसाइड हिज कॉटेज। आप बच्चों जेराल्ड को उसकी कॉटेज से बाहर देखो ये, एंड ही विल बी टॉकिंग और ही विल बी फोनिंग समबडी, वो बच्चों किसी को फोन कर रहा है और इस स्थिति में आप उसको देखते हैं। इसी दरमियान क्या होता है बच्चों, एक अनोदर पर्सन एंटर्स, अनोदर पर्सन एंटर्स द कॉटेज। दूसरा बच्चों जो एक आदमी है वो क्या करता है, कॉटेज में प्रवेश करता है, किससे, फ्रॉम द अदर डोर, अर्थात बच्चों दूसरे दरवाजे से वो प्रवेश करता है और साइलेंटली यानी चुपचाप प्रवेश करता है। इसी दरमियान एक दूसरा आदमी आता है, ही एंटर्स द कॉटेज थ्रू द अदर डोर, अर्थात दूसरे दरवाजे से होकर के वह कॉटेज में प्रवेश करता है और साइलेंटली का मतलब बच्चों चुपचाप प्रवेश करता है। ही हैज अ रिवॉल्वर इन हिज हैंड,
और ये जो अजनबी आता है, स्ट्रेंजर बच्चों जो आता है ना, इसके हाथ में क्या, एक रिवॉल्वर है, सर के ऊपर एक सॉफ्ट टॉप है। ये देखो बच्चों, सॉफ्ट टॉप, ये क्या होता है, एक प्रकार का मुलायम जो है टॉप, यानी एक प्रकार की टोपी जैसा है ना, टॉप हैट की जैसा है, हैट बोलते हैं आप इसको, जो टोपी है ना टॉप, इसको क्या बोलते हो, HAT, हैट। हैट आप जानते हो बच्चों, एक ऐसी टोपी जिसके चारों तरफ क्या होता है, एक घुमावदार एक परिधि बनी हुई होती है। तो ये क्या करता है कि अपने हाथ में रिवॉल्वर लेकर के कुटिया में प्रवेश करता है और आकर के क्या करता है, ये जो जेराल्ड है, इस जेराल्ड के ऊपर सीधे रिवॉल्वर तान देता है। ऐसा बच्चों ये इसलिए करता है क्योंकि ये जेल से छूटा हुआ है, एंड द पुलिस इज आफ्टर हिम, और इसके पीछे कौन लगी हुई है, पुलिस लगी हुई है। तो ये चाहता है कि इस जेराल्ड से मेरी क्या मिलती है, शक्ल मिलती है। ये इस बात को जानता ही नोज, अर्थात वो इस बात को जानता है दैट जेराल्ड टेक्स आफ्टर हिम, और ही रिसेंबल्स, जेराल्ड रिसेंबल्स हिम, यानी जो जेराल्ड है बच्चों, उसकी शक्ल सूरत किससे मिलती है, इस अजनबी से मिलती है। तो वो क्या चाहता है, he wants just to kill him, वो चाहता है कि मैं इसको मार दूं, and he wants to take his identity, अर्थात वो उसको मार के उसकी पहचान को खुद प्राप्त करना चाहता है। तो इस उद्देश्य से बच्चों वो आता है और आकर के जेराल्ड के ऊपर क्या करता है, रिवॉल्वर तान देता है। अब वो जेराल्ड सोचता है कि यार ये कौन सी मुझे बताई है, तो वो उसको बातों में फंसा करके रखता है, क्योंकि बच्चों वो उससे भी ज्यादा चतुर है। जो जेराल्ड है ना, ये तो स्मार्ट है, लेकिन जेराल्ड जो है स्मार्टर है, यानी ये तो क्लेवर है, लेकिन जेराल्ड क्या क्लेवरर है। मानी ये तो चतुर है, लेकिन बच्चों जेराल्ड चतुरतर है, मानी चतुर से भी ज्यादा चतुर है। तो वो क्या करता है बच्चों, उसको बातों में फंसा करके रखता है। हालांकि वो कहता है कि मेरे कुछ सवालों के जवाब दो, लेकिन फिर भी वो उसके सवालों के जवाब नहीं दे करके उसको बातों में उलझा फंसा करके रखता है। क्योंकि उसका उद्देश्य क्या होता है, वो चाहता है कि अगर मैं इसको बातों में उलझा के रखूंगा तो मुझे इससे क्या कुछ टाइम मिल जाएगा। फिर जेराल्ड कहता है कि देखो भाई, पुलिस तो मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैं भी एक अपराधी हूं, तुम भी एक क्रिमिनल हो, मैं भी एक क्रिमिनल हूं, तो अपन यहाँ से चुपचाप भागे, नहीं तो क्या होगा, पुलिस आएगी और पुलिस आकर के अपन दोनों को पकड़े लेगी। तो इसी दरमियान बच्चों क्या करता है कि बातों के अंदर जेराल्ड उसको मकान में अंदर घुसने के लिए कहता है। अंदर घुसता है और मौका दे करके जेराल्ड उसको कबाड़ अर्थात अलमारी बंद कर देता है और उसके लॉक लगा देता है और अपने दोस्त को फोन करके कहता है कि यार आओ मेरी हेल्प के लिए, ऐसे ऐसे एक मुसीबत आई थी और मैंने उसको कबाड़ यानी अलमारी में बंद कर दिया है। और वो हंसते हंसते उसको कहता है कि मुझे मेरा अगला नाटक लिखने के लिए कच्चा माल मिल गया है, मुझे मेरा अगला नाटक लिखने के लिए कच्चा माल माने विषय वस्तु माने थीम मिल गया है। अर्थात इसी बात के ऊपर वो फिर क्या कर देगा, लेखक को क्या चाहिए, लेखक को तो अपनी कविता लिखने के लिए, अपना नॉवल लिखने के लिए कहीं न कहीं से कोई कच्चा माल मिलेगा, तभी तो उसका दिमाग जो है उसको शब्दों का क्या पहनाएगा, जामा पहनाएगा। इस तरीके की बात है बच्चों, ये एक तरह का प्ले है। अब सबसे पहला सेंटेंस बच्चों आपने क्या देखा, इफ आई वर यू। तो बच्चों यहां पर देखो आई के बाद में तो वाज आता है। जैसे मैं आपको कहूं कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तो इंग्लिश में ऐसे बनाऊंगा कि आई वॉज वेटिंग फॉर यू, ऐसे तो नहीं बनाऊंगा नहीं, आई वर वेटिंग फॉर यू। फिर यहां वर क्यों आया बच्चों, ये गलत है या सही है? तो बच्चों एक बात हमेशा याद रखो, एक अंग्रेजी में वर्ब होती है जिसको आप कहते हैं बी वर्ब, और बी का मतलब क्या होता है, होना होता है। क्या होता है बच्चों, होना होता है। अब ये जो बी वर्ब है ना, इसकी भी क्या होता है, इसकी भी क्या होती है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है। जैसे मान लो एक गो ले लो आप, अब आप गो ले लो तो मैं आपसे कहूंगा साहब फर्स्ट फॉर्म बताओ, तो आप कहोगे साहब ये गोई है। सेकंड बताओ तो आप कहोगे साहब इसकी सेकंड फॉर्म तो वेंट है, ठीक है। मैं कहूँ थर्ड बताओ तो आप क्या बताओ, ये गॉन है। मैं कहूँ फोर्थ फॉर्म बताओ तो आप क्या करो, ये गो में आईएनजी जोड़ के मुझे दो ये गोइंग। मैं कहूँ नहीं मेरे को तो फिफ्थ बना के दो, तो आप क्या करो, ये गो में एस या ईएस जोड़ करके दो ये गो। इसी तरीके से कुछ बनाते हैं आप, ठीक है। तो बच्चों बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, तो आप कहोगे साहब बी की फर्स्ट फॉर्म तो बी होगी। देखो बच्चों बी की फर्स्ट फॉर्म बी तो होगी। जैसे मान लो मैंने कहा शैल, अब मैंने कहा लगाओ बी, तो मॉडल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है, तो बी लग गया साहब, शैल बी लगेगा। तो बी की फर्स्ट फॉर्म तो बच्चों बी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बच्चों फर्स्ट फॉर्म में इसके रूप भी चलते हैं, इज, एम, आर, ठीक है। ये तीनों रूप भी बी के होते हैं। जैसे मान लो इंडिया इज माई कंट्री, भारत मेरा देश है, तो क्रिया क्या बच्चों, है माने होना। जैसे आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूं, क्रिया क्या लिखता हूं माने लिखना। उसी तरीके से बच्चों आप देखो उसमें भारत मेरा देश, यहां तक तो कोई क्रिया है नहीं, है
तो है का मूल रूप क्या हो जाएगा, होना। तो होना को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, बी। तो बी का कौन सा रूप आ जाएगा, बी का बच्चों एक वचन रूप आ जाएगा। देखो मैं ये कहना चाहता हूं आपको, जैसे ये गो है, अब मैंने कहा बच्चों आप मुझे इसका एक वचन दो, तो आप क्या करोगे, इसमें ईएस जोड़ोगे तभी तो एक वचन बनेगा। क्योंकि बच्चों आप जानते हो जो एक वचन या जो सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है ना, वो बच्चों सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है वो हमेशा कौन सी होती है, जरा बताना। जो बच्चों सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, अर्थात जो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होती है ना, उसकी ये विशेषता होती है कि उसके अंत में हमेशा एस का प्रयोग होता है। सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब की यह विशेषता होती है कि उसके अंत में हमेशा किसका प्रयोग होता है, एस का प्रयोग होता है। जैसे मैं यहां समझाता हूं आपको, जैसे बच्चों ये गो है, अब मैंने कहा इसकी सिंगुलर फॉर्म बनाओ, तो आप बनाओगे GOES। ये ES क्यों जोड़ा बच्चों, क्योंकि आप जानते हो एस या ES जोड़ना था, लेकिन अंत में जब ओ आता है तो आपको ES जोड़ना पड़ता है। क्लियर हो गया है। तो सिंगुलर फॉर्म क्या बन गई, ES बन गई। अब मैंने आपको कहा कि जो बी वर्ब है ना, इसकी फर्स्ट इसकी वो बनाओ, क्या बोलते हैं इसको, जैसे इजमार है, तो मैंने कहा इसमें बी में एस जोड़ो। अब बी में एस जोड़ोगे तो बच्चों गो में एस जोड़ते ही तो गोज बनाता, लेकिन बी में एस जोड़ते ही बनेगा इज, और अगर वाक्य पास्ट का तो बनेगा वाज। ध्यान दो बच्चों, गो का गोज बनेगा, ऐसे बी का बीज नहीं बनेगा। बी में जब आप एस जोड़ेंगे तो उसकी सिंगुलर फॉर्म जो बनके तैयार होगी वो बनेगी इज, और अगर वाक्य पास्ट टेंस में तो क्या बनेगा, वाज। आगे बात समझे। तो बच्चों ये इजमार, ये प्लूरल के लिए आता है, ये सिंगुलर के लिए आता है, एम जो पर्टिकुलर आई के लिए आता है। ठीक है। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, ये हो गई वाज और ये वर, ये सेकंड फॉर्म हो गई। मैंने कहा साहब थर्ड फॉर्म दो, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी BEEN बीन। फोर्थ फॉर्म बनाओ तो BEING। अब बच्चों मैंने कहा कि नहीं पांचवी फॉर्म बनाओ, तो पांचवी फॉर्म बच्चों दो बनेगी। कौन सी, एक तो बनेगी इज, एक बनेगी वाज। इज तो बनेगी प्रेजेंट टेंस में, और वाज बनेगी बच्चों कौन से टेंस में, पास्ट टेंस। वाज बनेगी पास्ट टेंस में। तो बच्चों जो सेंटेंस का टाइटल लिखा हुआ है इफ आई वर यू, तो इसमें आपने देखो, आप समझो कि यहां पर कायदे से तो क्या आना चाहिए था, वाज आना चाहिए था, लेकिन वाज नहीं आकर के यहां वर्क क्यों आ रहा है। तो बच्चों अगर आपने ये उतार लिया है तो आइए मैं जो इसकी सिचुएशन बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। देखो भाई, कोई भी सेंटेंस अगर बच्चों इफ से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो वो कंडीशनल सेंटेंस होगा। कभी कभी आता है एज इफ, इसका मतलब होता है मानो। इन दोनों स्थितियों में क्या होता है बच्चों, आगे अगर क्या आ रहा है, बी वर्ब आ रही है, तो आपको वहां पर जो वॉज के स्थान पर वर लगाना चाहिए। जैसे मैंने कहा इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड स्टॉप इनकम टैक्स। तो मैं क्या करता बच्चों, आई वुड अबोलिश इनकम टैक्स, अर्थात मैं आयकर को बिल्कुल खत्म कर देता। इस तरीके से आप कुछ सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखो इफ आई वर यू, ये सेंटेंस बच्चों यो भी बन सकता था वर आई यू। इफ को हटा दो, वर को आइए ले आओ, अब क्या बन जाएगा, वर आई यू, काश मैं तुम्हारी जगह होता। तो ऐसे बच्चों ये कंडीशनल सेंटेंस होता है ना। अब आइए जरा देखना आप, बिफोर यू रीड, उससे पहले कि तुम पढ़ो, जेरार्ड लिव्स लॉन इन अ लॉनली कॉटेज, यानी जेरार्ड निवास करता है अकेला एक एकांतिक कुटिया में। जेरार्ड लिव्स अलॉन, जेरार्ड निवास करता है अकेला। इन अ लॉनली कॉटेज का मतलब क्या हुआ बच्चों, इन्हें सोलिटरी कॉटेज। सोलिटरी क्या होती है, एकाकी, अर्थात जेरार्ड अकेला, एक एकांत अर्थात एक बच्चों जो कुटिया है उसमें एकांत निवास करता है। An intruder who is a criminal enters his cottage। इसी दरमियान बच्चों क्या आता है, क्या होता है, एक इंट्रूडर है वो आता है। अब बच्चों ये सवाल है कि साहब इंट्रूडर क्या होता है। तो बच्चों आप ये तो जानते हो, प्ले यानी क्या होता है, खेलना, तो प्लेयर क्या होगा, खेलने वाला। टीच यानी क्या होता है, पढ़ाना, तो बच्चों टीचर क्या होगा, पढ़ाने वाला। उसी प्रकार से एक शब्द आता है, देखो बच्चों इनफिल्ट्रेट, यह FILTERATE, एक तो इनफिल्ट्रेट है और एक इंट्रूड है, दोनों में समझाता हूं आपको। देखो भाई, ये बच्चों जैसे मान लो आपको मैंने कहा कि जैसे ये हमारा क्या है बच्चों, भारत देश है। क्या ये भारत देश है। अब इस भारत देश में बच्चों ये जो उत्तरी पश्चिमी भारत है, यहां पर हमने क्या किया हुआ है
कि हमारी जो बीएसएफ अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसका हमने यहाँ पर जाल बिछा रखा है, जो क्या करता है, सीमा सुरक्षा बल, जो सीमा पर हमारे देश की क्या करती है, सुरक्षा करती है। ठीक है। अब बच्चे इसमें शब्द आ रहा है, जरा देखो, फिल्टर, FILTER। इस सुरक्षा जाल में से फिल्टर होकर के कुछ लोग आ जाते हैं हमारे देश में और आकर के बच्चों यहाँ क्या करते हैं, उत्पात मचाते हैं। यहाँ जो अमन और चैन कायम है, जो शांति और व्यवस्था बरकरार है, जो पीस एंड ऑर्डर जो है हमने मेंटेन किया हुआ है, उसको आकर के बच्चों को क्या करते हैं, नष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे देश में बच्चों क्या है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का सुरक्षा जाल है, यानी द नेटवर्क ऑफ डिफेंस, उससे फिल्टर होकर के कुछ आदमी अंदर आ रहे हैं। तो बच्चों आप जानते हो फिल्टर होना और इनफिल्ट्रेट। तो बच्चों फिल्टर और इनफिल्ट्रेट का मतलब क्या हो गया, घुसपैठिया हो गया। क्या हो गया बच्चों, हिंदी में बोलेंगे आप इसको, घुसपैठिए वो होते हैं जो हमारी जो सुरक्षा, हमारा जो सुरक्षा जाल है उसमें से क्या होते हैं, उसमें से फिल्टर होकर के जो वो आते हैं अंदर, तो वो कहलाते हैं इनफिल्ट्रेट। तो बच्चों ये वर्ब है। अब इसमें घुसपैठिया बनाने के लिए आर और लगाना पड़ेगा। अब क्या हो गया, इनफिल्ट्रेटर, यानी क्या हो गया, घुसपैठिया हो गया। अब इस घुसपैठिया का बच्चों पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम है इसका, जो आपके लेसन में आ रहा, देखो, INTRUDE, इंट्रूड। इंट्रूड का मतलब होता है बच्चों हस्तक्षेप करना या घुसपैठ करना। इंट्रूड का मतलब होता है हस्तक्षेप करना या घुसपैठ करना। अब आर लगा दो, आर लगाते क्या हो जाएगा, घुसपैठिया। ठीक है। लेकिन बच्चों एक बात है, अगर मैं आपको अंग्रेजी में ये कहूं कि यार मेरे निजी मामलात में क्या मत करो, घुसपैठ मत करो, हस्तक्षेप मत करो, तो इंग्लिश बच्चों क्या बनेगी, डोंट इंट्रूड इन माई पर्सनल मैटर। ऐसे लिखोगे आप, लेकिन बच्चों ये है गलत। देखो, डोंट इंट्रूड इन माई, डोंट इंट्रूड इन माई पर्सनल मैटर या पर्सनल अफेयर्स, कुछ भी, अफेयर भी बोल सकते हैं। अब जो मैंने आपको कहा कि मेरे निजी मामलात में क्या मत करो, हस्तक्षेप मत करो, तो ध्यान दो, अगर यहां पर बच्चों इंटरफेयर होता, इंटरफेयर, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही होता। इंटरफेयर के बाद तो इन ही आता है, लेकिन बच्चों इंट्रूड के बाद में इन नहीं ऑन आता है, ये खास बात है, ध्यान रखना। इंट्रूड ऑन समथिंग माने किसी बात में टांग अड़ाना। इंट्रूड ऑन समथिंग का मतलब किसी बात में हस्तक्षेप करना, किसी बात में अड़ंगा लगाना, किसी बात में टांग अड़ाना, ये सब चीजें क्या कहलाती है, इंट्रूड कहलाती है। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। तो बच्चों आइए देखते हैं हम। तो इंट्रूडर समझ गए बच्चों कौन होता है, घुसपैठिया होता है। अब आइए सेंटेंस देखो क्या है। एन इंट्रूडर माने एक घुसपैठिया, हु इज अ क्रिमिनल, जो क्या है बच्चों, एक क्रिमिनल है, एंटर्स हिज कॉटेज अर्थात उसकी कुटिया में प्रवेश करता है। इस सेंटेंस में बच्चों आपको क्या समझना है, देखो, जैसे आपको कहा गया, पहले बात तो बच्चों कई बार मैंने आपको कहा कि एंटर के बाद हमेशा क्या नहीं आता, एंटर के बाद में इनटू का प्रयोग कभी नहीं होता। जैसे आप कह सकते हो
एन इंट्रूडर हु इज अ क्रिमिनल एंटर्स इनटू हिज कॉटेज। ये इनटू गलत है बच्चों, कम इनटू हो सकता है, गो इनटू हो सकता है, एंटर इनटू कभी नहीं होता है। आगे समझ में? देखो बच्चों, ये वर्ब है पेनेट्रेट। क्या वर्ब है? पेनेट्रेट। ठीक है। एक वर्ब आती है बच्चों इन्वेस्टिगेट, ये परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, इन्वेस्टिगेट। एक आती है बच्चों एंटर। तो ये तीनों को मिला के आप यूं याद कर सकते हैं PIE। ठीक है। तो बच्चों आपको जैसे सेंटेंस मैंने दिया, जैसे मान लो किसी व्यक्ति, जैसे मान लो हमने कोई गोली छोड़ी या कोई धनुष्य क्या छूटा, धनुष्य कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोई तीर या कोई जो बाण है वो छूटा। अब बाण छूटा तो बच्चों वो सामने जो व्यक्ति खड़ा है सीधे उसके सीने में जाकर के क्या हो गया? पेवस्त हो गया, माने घुस गया। तो सीने में घुस गया तो पेनेट्रेट हो गया। अब इस पेनेट्रेट में बच्चों इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो पेनेट्रेट का मतलब ही किसी चीज में घुसना होता है, गुपना होता है, है ना, या मतलब चुप, वो क्या बोलते हैं उसको, समझ गए ना आप? जैसे बाण है तो बाण से हमने क्या किया, उसका सीना क्या कर दिया? भेद दिया। तो बच्चों इसका मतलब ही ये होता है कि अंदर घुसना, इसलिए इसमें इंटू नहीं आता है। एक सेंटेंस SSC CGL में पूछा गया, क्या कि द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर। ये वाक्य तो बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन फिर दूसरा सेंटेंस है कि द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर। ये बिल्कुल गलत है। देखो बच्चों, इन्वेस्टिगेट के बाद इनटू नहीं आएगा, लेकिन लुक के बाद इनटू आएगा। दोनों का अर्थ एक ही होता है। लुकिंग इनटू द मैटर यानी छानबीन कर रही है पुलिस मामले की, और इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर का मतलब भी होता है छानबीन कर रही है पुलिस मामले की। लेकिन जो स्पेशल बात है बच्चों वो ये है कि लुक इनटू तो सही है, लेकिन इन्वेस्टिगेट इनटू गलत है। इन्वेस्टिगेट के बाद में इनटू का प्रयोग नहीं होगा। अब जैसे एंटर है बच्चों, तो गो इनटू तो बिल्कुल सही है, गो इनटू या कम इनटू, गो इनटू, कम इनटू, ये तो सही है, लेकिन एंटर के बाद में इनटू का प्रयोग नहीं होता। एक बात समझ में आ गई है? तो ये देखो, ध्यान दो इस बात पे कि एंटर के बाद किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? इनटू का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब आप देखो इसमें लिखा हुआ सेंटेंस क्या है कि एन इंट्रूडर हु इज अ क्रिमिनल एंटर्स हिज कॉटेज। देखो ये सेंटेंस समझाता हूं आपको। एन इंट्रूडर, यहां तक कोई समस्या नहीं है, एक घुसपैठिया। फिर देखो जी कोमा लगा रहा हूं और आगे लिख रहा हूं हु इज ए क्रिमिनल, जो क्या है बच्चों? एक प्रकार का क्रिमिनल या एक प्रकार का अपराधी है। फिर कोमा लगा रहा हूं। अब बच्चों ये इंट्रूडर बताओ सिंगुलर है या प्लूरल है? इसको तो छोड़ो, ये तो कोमा में अलग चीज है। यानी एक घुसपैठिया जो एक अपराधी है, इसका मतलब तो क्या हुआ? जो एक अपराधी है तो इसके बारे में बता रहा है। अब बच्चों ये सिंगुलर है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आज ये एंटर जो है इसके अनुसार क्या होगा? एंटर में एस जुड़ जाएगा, ये हो गया एंटर्स हिज कॉटेज। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर सब्जेक्ट कौन था? ये इंट्रूडर, और इसके अनुसार बच्चों वर्ब क्या आ रही है? सिंगुलर वर्ब आ रही है एंटर्स। और ये जो बीच में बच्चों आप देखते हो ये दो एक क्या है? ये क्लोज है। हु इज ए क्रिमिनल, ये बच्चों एक क्लोज है, क्योंकि ये एक शब्द समूह है। क्या बच्चों? ये एक शब्द समूह है। शब्द समूह का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और आप ये भी देख रहे हैं बच्चों की ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन इसमें एक वर्ब भी है। क्या बच्चों? इसमें एक वर्ब भी है। तो आप जानते हो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक वर्ब भी हो, या एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक फाइनाइट वर्ब भी हो, बात एक ही है। तो बच्चों आप क्या कहोगे? इस प्रकार के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप क्या कहेंगे? क्लोज कहेंगे। तो ये क्लोज है बच्चों। आप इसको क्या कहेंगे? कुल मिलाकर के इस प्रकार की बनावट को आप CLAUSE क्लोज कहेंगे। आगे समझे भाई, इस प्रकार की जो बनावट है उसको आप क्लोज कहेंगे। तो बच्चों आपको कुल मिला के ये है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर वर्ब है, और दोनों के बीच में बच्चों क्या आ रहा है? क्लोज आ रहा है। यहां तक कोई बात नहीं है, लेकिन अब विशेष बात है, जो क्लोज आ रहा है
उसको सेपरेट किया गया है कोमा से। क्या बोला बच्चों मैंने? जो क्लोज आ रहा है उसको सेपरेट किया गया है कोमा से। तो इस प्रकार की जो बनावट होगी बच्चों, इसको क्या कहेंगे आप? देखो बच्चों, इसको कहेंगे नॉन डिफाइनिंग क्लोज। क्या कहेंगे? नॉन डिफाइनिंग क्लोज। इतना ही समझ लो आप। अभी आपके लेवल से इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपके कि बच्चों सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यदि कोई क्लोज आ रहा है जिसको कोमा लगा करके सेपरेट किया गया है, तो वो जो क्लोज होगा बच्चों वो क्या होगा? वो क्लोज कहलाएगा नॉन डिफाइनिंग क्लोज। क्या कहलाएगा बच्चों? अगर ये कोमा नहीं होता तो इस प्रकार की बनावट को आप क्या बोलते हैं? नॉन को हटा दो, तब आप इसको बोलते हैं डिफाइनिंग क्लोज। ठीक है बच्चों, एक होता है नॉन डिफाइनिंग क्लोज, एक होता है डिफाइनिंग क्लोज। इतना ही जान लो भी। ठीक है, आइए बढ़ाते हैं। एंटर्स हिज कॉटेज, ही इंटेंड्स टू मर्डर जेरार्ड। ही इंटेंड्स, इंटेंड यानी क्या होता है? इंटेंड का मतलब बच्चों वर्ब है, आप जानते हो। इंटेंड का मतलब होता है इरादा होना, और इंटेंशन माने क्या होता है? सिर्फ इरादा होता है। ही इंटेंड्स यानी बच्चों वह इरादा रखता है। ही इंटेंड्स का मतलब होता है एज एन इंटेंशन टू मर्डर, टू किल जेरार्ड, अर्थात बच्चों वो जेरार्ड को कत्ल करने का इरादा रखता है। एंड टेक, ठीक है बच्चों, ही इंटेंड्स। अब ये टेक है बच्चों, टेक में एस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो टू है ना बच्चों, इसके पहले अंडरस्टूड है। ही इंटेंड्स टू मर्डर जेरार्ड एंड टू टेक ऑन हिज आइडेंटिटी। ही वॉन्ट्स टू टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, अर्थात बच्चों क्या चाहता है? वह उसकी पहचान को ले लेना चाहता है। इम्पर्सोनेट, ही वॉन्ट्स टू इम्पर्सोनेट हिम। देखो बच्चों शब्द क्या बोला मैंने? जैसे मान लो ये IMPER है ना, SONATE। अब बच्चों एक शब्द आ रहा है, देखो पर्सन। तो पर्सन ये नहीं होता अपन किसी आदमी को मार करके क्या करें बच्चों, उसकी पहचान को अपन ले लें। तो हम क्या करेंगे? वी आर ट्राइंग टू इम्पर्सोनेट हिम। हम उसको इम्पर्सोनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका अपौरुषीकरण। उसको हम बच्चों क्या कर रहे हैं? अपौरुषीकरण कर रहे हैं, अर्थात उसका जो पहचान है, उसकी पहचान उसको कौन ले रहा है? हम ले रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को उसकी पहचान को ले लेना चाहता है। डज ही सक्सीड? बच्चों ये सेंटेंस यूं पूछा जाएगा, तब बताओ आप क्या करेंगे? भाई वो क्या चाहता है बच्चों? he wants to kill जेरार्ड, वो जेरार्ड को मार देना चाहता है। and he wants to take his identity, वो उसकी पहचान को लेना चाहता है। बच्चों मुझे ये बताओ, does he success? क्या वह सफल होता है? does he success? ऐसे आपको सेंटेंस देके पूछा जाएगा, शुद्ध करो। तो बच्चों आप कैसे शुद्ध करोगे? आप जानते हैं ये सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये HV है, डज। आप जानते हो बच्चों जब भी सेंटेंस में HV का प्रयोग होगा तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कि नहीं आएगी? तो बच्चों सक्सेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये तो नाउन है। ये नाउन है बच्चों। यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगी? देखो SUCCEED। बोलो समझ में आ गया क्या? सक्सीड यानी सफल होना होता है। और अगर इसकी सेकंड फॉर्म बनानी है तो क्या बनाओ? ये सक्सीडेड। ये बच्चों सक्सीडेड। थर्ड फॉर्म भी क्या बनाओगे? यही बनाओगे। लेकिन बच्चों ध्यान दो, कहीं आप ऐसे मत करना सक्सेस्ड, ऐसे कभी नहीं होता है। क्योंकि सक्सेस तो क्या है बच्चों? एक नाउन है, और सक्सीड क्या है बच्चों? जरा बताना। एक वर्ब है। तो आइए देखो, डज ही सक्सीड अर्थात क्या वो कामयाब होता है? द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस occur in the play। ये प्ले जो बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, the play that I am going to teach you, so there are so many words which frequently occur in the following play। अर्थात बच्चों बार बार कुछ आएंगे शब्द, और आएंगे बच्चों कुछ फ्रेजेज। क्या होते हैं फ्रेजेज? वर्ड से तो शब्द होता है, और फ्रेजेज का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्रेजेज यानी होता है वाक्यांश, और क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। तो वाक्यांश में बच्चों वाक्य का अंश होता है, उसमें वर्ब नहीं होती है। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है लेकिन उसमें वर्ब नहीं होती है। तो डू यू नो देयर मीनिंग? क्या बच्चों आपको इनके मीनिंग्स पता हैं? ये शब्द जो मैं आपको बता रहा हूं, मैच देम, उनको मैच करो, सुमेलित करो विद द मीनिंग्स, अर्थों के साथ गिवन जो दिए गए हैं, टू फाइंड आउट
है ना। तो बच्चों आप क्या करो, मैच देम विद द मीनिंग्स गिवन टू फाइंड आउट। तो बच्चों पता लगाने के लिए आप क्या करोगे, नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनका मिलान करो। तो देखो पहला शब्द आ रहा बच्चों कल्चर्ड। जानते हो कल्चर्ड यानी क्या होता है? अरे भाई कल्चर्ड का मतलब अपन कहते हैं पढ़ा लिखा आदमी है तो उसको कल्चर्ड कहते हैं, शिष्ट व्यक्ति कहते हैं। तो बताओ क्या आएगा, सोफिस्टिकेटेड ढूंढो किधर है, ये आ गया बच्चों सोफिस्टिकेटेड या वेल मैनर्ड, ये जुड़ जाएगा इससे। काउंट ऑन का मतलब क्या होता है, डिपेंड ऑन या रिलाई ऑन, ढूंढो ऐसा कौन सा है। काउंट ऑन में क्या आएगा बताओ, ये आ गया ना, डिपेंड ऑन या रिलाई ऑन आ रहा है। इंगेज यानी क्या होता है, इंगेज का मतलब बच्चों किसी काम में बिजी होना होता है। देखो ऑक्यूपाइड आ रहा है, बिजी आ रहा है। फिर आ रहा है मेलोड्रामेटिक। तो मेलोड्रामेटिक का मतलब क्या होता है, मेलोड्रामेटिक का मतलब होता है बच्चों भावनाओं को भड़काना। क्या होता है, भावनाओं को भड़काना। तो बताओ ऐसा कौन सा है इसमें। तो बच्चों इसमें तो ये है ना, क्या बोलते हैं इसमें, देखो आप क्या आ रहा है, एग्जैगरेटेड। तो एग्जैगरेट का मतलब क्या होता है, एग्जैगरेट का मतलब होता है अतिशोक्ति पूर्वक किसी काम को करना। टू बी स्मार्ट यानी होता है चतुर बनने की कोशिश करना। तो अमेरिकन है बच्चों। टू बी स्मार्ट का मतलब देखो ये है ना, एन इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग दैट वन इज बीइंग टू क्लेवर, कोई आदमी बहुत चतुर बन रहा है ना। तो इस तरीके से बच्चों आपको इनको क्या करना है जी, आराम से जो शब्द हैं इनको इधर वाले शब्दों से आप मिलान कीजिए, जो छूट गए उनको आप खुद करें, है ना। और बच्चों आज ये जो है ना, इसका सीन फर्स्ट क्या है, स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका सीन फर्स्ट बच्चों स्टार्ट हो रहा है। तो आज तो बच्चों इतना ही हो पाएगा। आज की बात बच्चों यही समाप्त, और आइए वाली बात करेंगे हम अगली क्लास में। नमस्कार।